हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस प्रिय प्लेटफॉर्म MKLM मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग केमिस्ट्री को कवर कर रहे थे जिसमें चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर, पदार्थ के बारे में। आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 4 और पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, धातु और अधातु और उनके गुण के बारे में पढ़े थे कि अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग अब आज जो देखेंगे शुद्ध पदार्थ का जो दूसरा भाग है कंपाउंड, जिसको बोलते हैं यौगिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मालूम होगा, आप पढ़ चुके हैं कुछ क्लासों में, जैसे आपका 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, इन सब क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है और इसको कैसे बनाया जाता है, तो एक निश्चित अनुपात में तत्वों के मिलाने से बनाया जाता है। ठीक है, इतना बात ध्यान रहेगा। अब इसी को हम लिख देते हैं, क्या होगा यौगिक। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। क्या लिखेंगे, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मेटल, प्योर मैटर। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित, है ना, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा हमेशा। तो एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। क्या मतलब इसका, तो देखिए, जैसे अगर आपको हम बोलें कि आपके पास एक यौगिक है जल H2O, इसमें अगर देखें तो कौन कौन सा तत्व शामिल है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखें तो हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे 2:1। अब देखिए, पानी बनाने के लिए आपको हमेशा जो चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या चाहिए, 2:1 चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरा होता है तो आपका वो जल नहीं होगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर हम वही ले लें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें अगर देखें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो तो आपको क्या मिलेगा, 1:2 मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो इट विल बी अ फिक्स्ड रेशियो दैट विल बी 1:2। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना बात। अब देखिए, हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि यौगिक के अलग अलग भाग पढ़े थे। कंपाउंड के कितने भाग होते हैं ये पढ़े थे हम, आप यहाँ लिख लेना। कंपाउंड के हम लोग 2 भाग पढ़े थे कि यौगिक 2 तरह का होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। मालूम होगा आपको, अगर आप ध्यान से पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, लेक्चर नंबर 1, इसमें हम सब बता चुके थे। और आपका क्या होता है, एक क्या होता है, एक कार्बनिक हो गया, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं अकार्बनिक कंपाउंड। अब क्या होता है, इसको भी हम लोग डिटेल से देख लेंगे थोड़ा सा। अकार्बनिक यौगिक, तो देखिए, अगर हम कार्बनिक यौगिक के बारे में बोलते हैं तो ये क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है। जबकि जो इनऑर्गेनिक होगा वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। कार्बनिक कंपाउंड होने के लिए ज़रूरी नहीं है केवल
क्या हो, कार्बन या हाइड्रोजन हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कार्बनिक कंपाउंड ढूंढना चाहते हैं तो उसमें आपको दोनों चीज़ चाहिए, कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। केवल कार्बन या केवल हाइड्रोजन से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें, अगर हम बोलें CH4, तो इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है। ये किसका यौगिक है, किसका सूत्र है ये CH4? तो मीथेन का है। उसी तरह हम बोलें CH3OH, एल्कोहल हो गया। उसी तरह और क्या बोल सकते हैं हम, CH3COOH। तो ये देखेंगे आप कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों विद्यमान है कि नहीं, दोनों होगा तभी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ध्यान देगा इतना बात। उसके बाद अगर इसमें देखें इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो आप क्या देख सकते हैं, जैसे HCl हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया। ये सब क्या होगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ETC। ध्यान रखना, अगर आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि बताइए NH3 क्या ये कार्बनिक कंपाउंड होगा, तो नहीं होगा। अगर हम आपको बोलें कि बताइए HCl क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये नहीं होगा। उसी तरह अगर बोले हम आपको, लिख ही दिए हम CO2, इसमें कार्बन है सर, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए दैट शुड बी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ, तो कार्बनिक कंपाउंड होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कार्बन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। इतना बात ध्यान रहेगा। तो कार्बनिक कंपाउंड और अकार्बनिक कंपाउंड का आप पहचान आसानी से कर सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यौगिक के बाद जो हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का शुद्ध पदार्थ का काम खत्म हो गया। शुद्ध पदार्थ में हम लोग दो चीज़ देखे, एक देखे तत्व और दूसरा यौगिक। अब हम लोग देखेंगे अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। क्या देखेंगे, मिश्रण। ये भी बता चुके थे हम, मिश्रण। मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। तो मिश्रण क्या होता है, जैसे आप बालू और चीनी को मिला दिए, या पानी में आप बालू मिला दिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक विधि या रासायनिक विधि द्वारा उनके कंपोनेंट्स में अलग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हम बोलें कि आपको एक बर्तन में बालू और चावल मिला दिए, तो आपको बोलेंगे क्या आप बालू और चावल को अलग कर सकते हैं, तो आप बोलेगा बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए एक गिलास में आपको पानी दे दिए, उसमें चीनी घोल दिए, और बोलेंगे क्या आप इसको अलग कर सकते हैं, तो आप बताइएगा हाँ सर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो इसको गर्म करेंगे, पानी उड़ जाएगा, जो नीचे बचेगा क्रिस्टल, दैट विल बी शुगर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है, ये शुद्ध नहीं होगा। क्या होता है, इसको लिख लेंगे, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है, इम्प्योर मैटर होता है। मिश्रण एक अशुद्ध, मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ होता है जिसे या एक काम करो, ऐसे लिखो, जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और आगे क्या लिखेंगे, इसके कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स क्या किसको बोलेंगे, तो जिससे जिसके वो बना है, जिससे जिससे मिलकर वो बना है। कंपोनेंट्स को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा, भौतिक या रासायनिक
विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, द्वारा अलग किया जा सकता है, ध्यान रखना इतना बात, अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको क्या मिल जाएगा, जैसे पानी में हम क्या घोल दिए, शुगर घोल दिए, चीनी। पानी में और क्या मिला दिए, साल्ट मिला दिए, नमक। ठीक है, पानी में और क्या मिला दिए, बालू मिला दिए, सैंड। तो ये सब जो होगा, ये सब क्या है, आपका मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, और ये क्या कहेंगे हम इसको, क्या शुद्ध पदार्थ है ये? नहीं, ये एक अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, अब देखो मिश्रण को हम लोग, इसको लिख लो, एक बार नोट कर लो। मिला दे। अब देखिए, मिश्रण को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ये भी हम पढ़ा चुके थे कि कितने भागों में इसको बांटा जाता है। मिश्रण को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, इसी को क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को ही क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा क्या होता है आपका विसमांगी मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण। मिश्रण, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब क्या होता है, ये समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिए समांगी मिश्रण का, या इसी में लिख दें समांगी मिश्रण, इसी में लिख देते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ये जो बना होगा, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मिलकर बना होगा, यानी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यानी अगर आप इस पदार्थ को देखेंगे या इस मिश्रण को देखेंगे, समांगी मिश्रण को, तो इसमें आप ये पाएंगे कि जो इसमें जो घुले हुए पदार्थ हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें घुला हुआ है कि नहीं। सिंपल सा बात, जैसे अगर आप पानी में क्या घोल दें, चीनी घोल दें, तो उसको पूरी तरह से घुल जाने के बाद अगर आप उसको चखेंगे तो कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे अंदर वाले पोर्शन से ले लीजिए या ऊपर वाले पोर्शन से ले लीजिए, आपको हर जगह जो मिठास का पता चलेगा वो सेम पता चलेगा। ठीक है, यानी इसके पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे इसे। और विसमांगी मिश्रण में क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए पानी में बालू घोल दिए, तो उसमें देखिएगा कि बालू जो होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा और ऊपर की तरफ पानी पतला नज़र आएगा। यानी ऊपर में बालू के कण कम नज़र आएंगे, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। और इसमें जो होगा ये यूनिफॉर्मली क्या होगा, उसमें घुला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है, क्या लिखेंगे, समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से, जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, घुले होते हैं, मिले होते हैं, मिश्रित होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए आप क्या समझेंगे, जैसे शरबत,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। ठीक है, अब उसी तरह अगर आप विसमांगी मिश्रण को देखें तो ये क्या होगा, इसमें क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, नहीं होगा, तो इसमें असमान रूप से घुले होंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, विसमांग मिश्रण में वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे नहीं होते हैं, ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण पूरे मिश्रण में एक समान रूप से बटे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना बात को आप ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें भी अगर एग्जाम्पल का बात करें, इसका क्या होगा, इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने, जैसे पानी और बालू का मिश्रण है कि नहीं, बालू का मिश्रण, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा विसमांग मिश्रण का। ठीक है, अब देखिए जो समांगी मिश्रण होता है इसको हम लोग विलयन के नाम से भी जानते हैं, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग विलयन के बारे में, तो इसको ध्यान रखना, इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, विलयन। आप विलयन का नाम सुने होंगे, सॉल्यूशन का नाम क्या होता है विलयन, इसके बारे में देखो। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए विलयन, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है विलयन, तो विलयन क्या होता है बताइए, अब खुद से बताइए कि ये समांगी मिश्रण होगा कि विसमांगी मिश्रण होगा। तो विलयन जैसे आप पानी में चीनी को घोलते हैं वो क्या कहलाएगा, एक विलयन कहलाएगा। तो ये एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, अब विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं विलय और दूसरा विलायक। विलय किसको बोलेंगे, तो जो विलयन में कम मात्रा में होगा, और विलायक क्या, जो ज़्यादा मात्रा में होगा। यानी अगर हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में क्या लेते हैं, शरबत बनाने के लिए तो पानी लेते हैं, तो पानी हो गया विलायक, यानी जिसमें हम लोग कोई चीज़ को घोलते हैं वो हो जाएगा विलायक, और जिस चीज़ को घोलते हैं वो पदार्थ हो जाएगा विलय। ठीक है, तो इसके आप क्या होते हैं, विलयन के अगर भाग देखें या विलयन के पार्ट देखें तो क्या हो गया, विलयन के भाग तो इसके दो भाग होते हैं, एक क्या बोले, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और इसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। ध्यान रहेगा, विलय को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, और विलायक को क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। तो विलय क्या बताए, जो कम मात्रा में मौजूद होता है, और विलायक जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, कम मात्रा में मौजूद। ठीक है, और विलायक का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में मौजूद होगा, अधिक मात्रा में मौजूद। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग क्या देखें, जो शरबत जैसे देखेंगे, शरबत, तो शरबत में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, मेन, इसमें नींबू भी तो होता है। ठीक है,
तो इसमें जो है ये किससे किससे बना है, जल से और चीनी से, शुगर से, ठीक है। तो चीनी जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, चीनी अगर इसमें दिखाया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, चीनी, चीनी आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इतना बात को आपको ध्यान रखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब इसमें जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे विलयन के प्रकार। हम लोग विलयन के घटक देख लिए या विलयन के भाग देख लिए कि विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब हम लोग देखेंगे कि विलयन को दो भागों में बांटते हैं हम लोग, एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को ही हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और असंतृप्त विलयन को क्या बोलेंगे तब, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब विलयन के अगर प्रकार की बात करें तो विलयन को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, विलयन के प्रकार अगर देखें तो विलयन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अगला जो होगा वो होगा असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, चलो डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगर आपको बोलें कि आप शरबत बनाइए, ठीक है, तो आप क्या किए, आप 5 लीटर पानी लिए, 5 लीटर इसमें पानी लिए, और 5 लीटर पानी में आपको शरबत बनाने बोले, और आप इसमें क्या किए, चीनी के कण डाल दिए, ठीक है। अब शरबत बनाने के लिए आप इसमें चीनी डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा, यानी चीनी शुरू में घुलते जा रहा, घुलते जा रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो चीनी के कण और घुलना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और घुलना बंद कर देगा। तो जितना तक उसमें घुलने की प्रवृत्ति है उतना तक आप घोल दिए। जैसे 5 किलो अगर 5 लीटर अगर हम क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, इसमें हम 2 किलो चीनी तक अगर घोलते हैं तो ये पूरी तरह से घुल जाता है और इसमें जगह नहीं होती घुलने की। तो ये जो विलयन कहलाएगा ये कहलाएगा संतृप्त विलयन, ठीक है। और अगर हम यहीं पर क्या करते हैं, 5 लीटर पानी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 किलो के जगह में हम आधा किलो ही चीनी डाल रहे हैं, हाफ के जी शुगर इज पोर्ड इन 5 लीटर ऑफ वाटर, तब आपका जो वो विलयन होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। यानी कहने का मतलब ये कि अनसैचुरेटेड विलयन में, सॉल्यूशन में और भी घुलने की शक्ति बची रहती है, ठीक है, लेकिन इसमें घुलने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, अगर देखें इसको थोड़ा डिफाइन करें वर्ड में तो कैसे लिखेंगे, तो वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, वैसा विलयन जो अपने घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त कर चुका है। अर्थात इसमें
और घुलने की शक्ति नहीं होती है। नहीं होती है, क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, असंतृप्त विलयन में हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसको भी वैसे लिख लीजिए, वैसा विलयन जो अपनी घुलनशीलता की अधिकतम सीमा को प्राप्त नहीं कर चुका है। वैसा विलयन जो अपनी घुलनशीलता की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंचा है। सीमा तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। याद रहेगा इतना बात, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, आज यहीं तक छोड़ रहे हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे यही विनती करेंगे कि आप कनेक्टेड रहिए मेरे से। और आगे देखिए, आप एक नोट बना लीजिए जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगा, क्योंकि इंसान का एक नेचर होता है, हम पहले ही बोल चुके थे, भूलने की बीमारी होती है, जो इंसान एक वक्त में हर चीज़ भूल जाता है। ठीक है, आप कितना भी बढ़िया से पढ़ें, आपको हम कह रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा हर एक चीज़, हर एक पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि एकदम डिटेल में और बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आप इतना बात जानते भी होंगे, पढ़े होंगे, आपका सिर्फ रिवाइज हो रहा है। ठीक है, जो 9-10 के बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे तो उसके लिए तो और बेनिफिशियल है, क्योंकि ज़ीरो लेवल से है। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू।